और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 1 माह से 1 साल तक की होगी जेल। पंजाब हुकूमत माफिया का अब नहीं चलने देगी खेल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का अहसन इक़दाम। मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए गए। 1000 से 1 लाख तक जुर्माना भी होगा। वज़ीर आला की ज़ेर निगरानी 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल कौंसिल तश्कील दी जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि हुकूमत माफिया का अब नहीं चलने देगी खेल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का अहसन इक़दाम। मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए गए। 1000 से 1 लाख तक जुर्माना भी होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल कौंसिल तश्कील दी जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी बताएगा इस हवाले से, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं और चूंकि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जिला पंजाब की ज़ेर निगरानी 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल कौंसिल तश्कील दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल कौंसिल में 4 सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। सूबाई वजीर इंडस्ट्री, वजीर बराए लाइफ स्टॉक, वजीर खुराक और एग्रीकल्चर काउंसिल के रुकन भी होंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो होंगे और इनकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी, जबकि नए एक्ट के तहत मुनाफा ज़ख़ीरा अंदोजों को 1 माह से साल तक की सजा, जबकि 1000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। दोबारा मुनाफाखोरी के जुर्म पर कम से कम 1 साल सजा और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। ताहम इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने तो दस्तखत कर दिए और इस ऑर्डिनेंस को जो है वो एक्ट बनवाने के लिए पंजाब असम्बली से 120 रोज में वेट करवाना भी जरूरी होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का इस हवाले से ये कहना है कि नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। महंगाई का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमती इदारे सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना चाहती है, इसीलिए ये नया एक्ट बनाया गया है और अब कोई भी मुनाफाखोर जो है वो बच नहीं सकेगा, क्योंकि सख्त मॉनिटरिंग के साथ साथ सजाओं का तयन भी कर दिया गया है। जी अच्छा, राव दिलशाद ये भी बताएगा इस ऑर्डिनेंस का कब तक इतलाक हो जाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लिया में महंगी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महंगी खाद फरोख्त करने पर 3 दुकानदारों को 90,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। बशीर ट्रेडर्स, जाफरिया ट्रेडर्स और मेरानी ट्रेडर्स को जुर्माने किए जाएंगे। मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, लिया में महंगी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। महंगी खाद फरोख्त करने पर 3 दुकानदारों को 90,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। बशीर ट्रेडर्स, जाफरिया ट्रेडर्स और मेरानी ट्रेडर्स को जुर्माने। मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। महंगाई का तूफान जनूबी पंजाब की आवाम का लेने लगा इम्तिहान। हुकूमत का गरीब आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। फी यूनिट कीमत में 4.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। आवाम महंगी बिजली मजीद महंगी करने पर बिलबिला उठी। इसी पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताएगा शहरी क्या कहते हैं? बिल्कुल, आवाम को एक बार फिर से महंगाई का झटका जो है वो हुकूमत ने दे दिया है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए का जो है इजाफा कर दिया गया है, जिस पर आवाम की जानिब से बिल्कुल भी अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। बात करते हैं आवाम से, उस आवाम से जो कि मजदूर तबका है हमारी सोसाइटी का। भाईजान बताइएगा, साल का पहला महीना है और जनवरी के माह के बिल से ही जो है वो 4 रुपए फी यूनिट पर जो है वो इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है जी, शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, समझ ना। इन्होंने दुनिया को इतना घेर दिया है ना खुदकुशी करने पे, और ऐसे हो गया ना उनके अंदर टीवी लग गई है, कैंसर के मरीज बन गए हैं इसी चीज़ को देख देख के। और क्या कहना, बस ये मेहरबानी करे। अब एक ये देख लो कि 600 कुछ रुपए का बिल है,
1083 रुपए का टैक्स है। अब गरीब आदमी कहाँ से करे? 1000 रुपये दिहाड़ी भी कमा के लाए ना, आ रहा कि हमारी 700 रुपये दिहाड़ी है, 1000 भी कमा के लाए ना, जब भी वो शाम को पूरा नहीं होता। लेबर लोग हैं, लेबर लोगों की नज़र से क्या कहोगे बिजली की कीमत में जो इजाफा हो गया? बस जी क्या कहेंगे, मेहरबानी करनी चाहिए, इनको सस्ती करनी चाहिए बिजली वगैरह। ये तो अब हर चीज़ का रेट बढ़ता ही जा रहा है, हर बंदे के हालात पूरे हुए पड़े। चाचा आप क्या कहोगे? हम भी भाई यही कहेंगे, थोड़ी शर्म करनी चाहिए इनको और गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। अवाम की जानिब से ही मुतालबा किया जा रहा है कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है वो एक अच्छा फैसला जो है अवाम के लिए नहीं है। टैक्सेस पहले ही काफ़ी ज़्यादा लग कर आ रहे थे बिजली के बिलों में, और अब फी यूनिट कीमत में भी जो है इजाफा कर दिया गया है। यही मुतालबा किया जा रहा है। ठीक है इब्राहिम खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बिजली की कीमतों में इजाफे पर बहावलपुर के शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सारे मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि मेरा 5500 रुपये उसने टूल फ्यूल भेजा है। मुझे ये बताएं कि ये सामने नजर आ रहा है टूल फ्यूल जो है उसने 5500 रुपये भेजे, मेरा टोटल बिल जो है वो 2000 रुपये का है और 5500 जो है मेरा टूल फ्यूल है। मुझे ये बताएं कि हमने खान साहब को वोट दिए हैं, खुदा रहा हमें माफी दे दो, जो आज हमने गलती की है जिंदगी में ये कौम फिर गलती नहीं करेगी। आपने जो तब्दीली का नारा लगाया था वाकई सही नारा लगाया था। आप देख ले महंगाई कहाँ की कहाँ गई खड़ी है। आपने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, अगर बिजली का बिल महंगा है तो मैं बिजली का बिल फाड़ दूंगा। अब हम फाड़े या ना फाड़े, हम आपके क्रिकेट के शायकीन आपको पसंद करते थे, लेकिन आपने हमें पसंद कर लिया है। मेहरबानी करें, कुछ तो पाकिस्तान पे रहम करें। ये बिल का आप देख लें 7000 कुछ रुपए का बिल है और इसमें जो है ना 5200 रुपए टैक्स है। ये तकरीबन पहले बिल था 5500 का या 4600 का आता था, उसमें टैक्स होता था 200 250। ये हम नहीं पे कर सकते। हमारी हुकूमत से इल्तमा है कि इसे ख़त्म किया जाए, ये टैक्स को तो कम से कम हटा दिया जाए। खाने पीने की एशिया पहले भी इतनी महंगी है, पेट्रोल है, एलपी है, जो चीज़ भी है उस पर हम, बल्कि एक सुई है उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। बिजली इन्होंने महंगा करवाया है। मैंने परसों बिल भरा है, 1400 रुपए में राशन बिल है और 2500 रुपए उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया करा है। गर्मियों में 25-25 हजार रुपये हमने बिल बढ़ाया, आप दोबारा बिल को बढ़ा रहा है। खुदा रहा इन बिजलियों को कटवा दे, हमें वही धूप पे और वही हाथ वाले नलके पे बेहतरीन है, लेकिन आपकी बिजली से हमारे तौबा है, आपके गवर्नमेंट से हमारा तौबा है। आपके बढ़ती महंगाई से शहरी, ताजिर, मजदूर सभी परेशान। मिनी बजट और बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताएगा। बिल्कुल, मिनी बजट के बाद मुजफ्फरगढ़ के जो शहरी हैं, ताजिर हैं और मजदूर हैं वो खासे परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बिजली की कीमत में 4 रुपये 78 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। इसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा मतवक्की है। शहरी किस नज़रिए से इस मिनी बजट को और इस महंगाई को देखते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 4 रुपये 78 पैसे फिर बिजली महंगी हो गई है, इसके साथ मिनी बजट पर आपकी क्या राय है? पहले ही बिजली इतनी महंगी थी, फिर मज़ीद महंगी कर दी है। हालत ये है कि गुज़िश्ता साल जो हमारा 160 यूनिट का बिल आता था वो 1000 रुपये होता था, लेकिन अब 160 यूनिट का 4000 बिल आ रहा है। उसकी वजह यह है कि 2000 तो इन्होंने यूनिट का प्राइस रखा और 2000 से ज़ायद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड कर दी, और उसके बाद अब 4 रुपये मज़ीद महंगी कर दी है। अब ये सोचें कि 10,000 रुपये जब जिस बंदे का बिल आएगा वो खाएगा क्या और बिजली का बिल क्या भरेगा। इसी तरह दीगर चीज़ों की भी कीमतों में इजाफा हुआ है, और जैसे ये मिनी बजट आया हर चीज़ जो है हमारी पहुंच से बाहर हो गई। आप बताइएगा मिनी बजट को किस नज़रिए से देखते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो गरीब बंदा है उसकी तो बिल्कुल ही बस हो चुकी है इस टाइम। और ये मिनी बजट जो इन्होंने पेश किया है ये मिनी बजट नहीं है, ये गरीब आवाम पर इन्होंने महंगाई का एक और तूफान बरपा किया है। और इनको चाहिए था कि ये मिनी बजट जो पेश कर रहे थे गरीब को रिलीफ देने की बजाय इन्होंने गरीब पर एक और तूफान भेज दिया और इन्होंने बिजली की भी कीमतों में इजाफा कर दिया। शहरी इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार हैं, यही मुतालबा शहरी परेशान है। बहुत मिडोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। शदीद महंगाई में मजदूर तबका परेशान हो गया।
इसी हवाले से मजदूरों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आमदन सा कुछ चावन आमदन मजदूरी वास्ते वो इधर 500 रुपया या 600 रुपया या 500 रुपया या 700 रुपया उत्ते भी कहीं नहीं आमदे 700 रुपया जो 500 रुपया भी जो साकू डेवन इना बढ़ता क्या है। घी महंगा, खंड महंगी, सारा कुछ महंगा, सब्जी महंगी, हर शय महंगाई, बढ़ता क्या है इन्हें कुछ नहीं बढ़ता। बस दो हफ्ते में एक तरीक भी लाग बन जाए तो उन्हें बढ़ता कुछ नहीं। यहाँ रोजगार के सिलसिले में हम आए हैं। यहाँ पे रोजी तो लगती नहीं है, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते हम खड़े होके चले जाते हैं। हफ्ते में कभी एक दिहाड़ी लग गई तो लग गई, वो भी ना लगी तो रोजगार के हालात बहुत ख़राब हैं। घी के रेट 400 रुपये किलो हो चुका है। आटे का रेट देखें कि 70-80 रुपये पहुँच चुका है। महंगाई इतनी है कि हम इसको नहीं कर सकते कि हम वो बहुत परेशान है। जुमा 8 लड़े थे एक दिहाड़ी नहीं लगी, पीछे बच्चे परेशान हैं, इतना असा परेशान है भाईजान। आज महंगाई को देखो ना, बच्चे पूरे बल्दे पे ना 80 पूरे होने। मेरे 7 बच्चे हैं, देखो तो वो खुद बेचारे परेशान हैं। सारे वास्ते कई जगह ना मजदूरी का सिस्टम बढ़ावन की मजदूरी करूँ, कोई बाल सुखे थे कुछ असा सुखे थे, पिछा घना कणका हैं लोगों ने यहाँ वो बनाते। बहावल नगर में सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरियों ने कोयले की दुकानों का रुख कर लिया। कोयले की कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में सुई गैस की बढ़ती हुई जो है लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से जो है वो शहरी बहुत मुश्किलात का उन्हें सामना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी जो गैस है वो भी इंतहाई महंगी है और जो लकड़ी खुश्क है उसके रेट में भी इजाफा हो गया। और शहरी जो है इससे जो परेशान होकर उन्होंने रुख किया कोयलों की दुकानों का, और बढ़ती सर्दी में जो है वो कोयले का इस्तेमाल भी बढ़ गया। लेकिन कोयला का जो रेट है वो भी पिछले साल की निस्बत जो है वो 10 रुपये फी किलो इजाफा हो गया। तो शहरी से बात कर लें, आप बताइएगा जी क्या लेने आए हैं, तो क्या कोयला लेने आए हैं। वो भी पिछले साल की तरह इस दफ़ा 10 रुपये कीमत उसकी बढ़ गई है। सुई गैस जो आती नहीं है उसका सुबह है ना शाम है ना दोपहर को है, उसकी इतनी लोड शेडिंग है कि हम बच्चे जो वैसे बगैर नाश्ते से स्कूल चले जाते हैं। और एलपीजी जो है वो उसका रेट 260 रुपए किलो तक पहुंच गया। वो भी नहीं मिल रहा, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। वो मुश्किल वो लाइनों में लग के हमें लेना पड़ता है। तो फिर हुकूमत से क्या मुतालबा करें? बराए मेहरबानी ये इस पे गौर करे। हमें जो है ना हमारा वजीर आज़म साहब से अपील है कि ये इस महंगाई पे कंट्रोल करें और खुदारा को हमारे हाल पे रहम करे। बिल्कुल हमारे हाल पे रहम करे। ये थे भावनगर के शहरी जो कि बता रहे थे कि सुई गैस जो है उसका प्रेशर इंतहाई कम है और लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब बच्चे भी सुबह जो है बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पे मजबूर होते। घरों के चूल्हे नहीं जलते, लकड़ी महंगी है, एलपीजी महंगा है और जो कोयला है वो भी जो है पिछले साल की निस्बत इस साल जो है 10 रुपये फी किलो। बहुत तफसीलात से आगाह करने के लिए। खूबसूरत चहचहाते परिंदों की खुराक भी महंगाई की नजर हो गई। परिंदों की खुराक में 30 से 400 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अली हसन से। जी अली, बताइएगा। इस टाइम मैं एक बर्ड फार्म पर मौजूद हूं और ये रंग बिरंगे चहचहाते परिंदों की महंगाई ने जो है चहचहाट को मंद कर दिया है, क्योंकि इनकी जो सीड है वो जो 90 और 100 रुपये में मिलती थी अब वो 400 रुपये किलो में मिल रही है, और जो बाजरा जहाँ की मकामी फसल है 40 से वो 80 रुपये में हो गया। इस हवाले से जो फार्मर है शदीद परेशान है। मजीद इनसे जाते ये बताइएगा कि खुराकें परिंदों की महंगी हो गई, इस हवाले से आपको क्या परेशानी है? जी सर, ये खुराकें बहुत महंगी हो गई हैं। अभी जो बाजरा था 35-40 रुपए किलो मिलता था, अभी 80 रुपए किलो है। कनेरी सीड जो हमें 90-100 रुपए किलो मिलती थी 400 रुपए किलो मिल रही है। ये हमारा पार्ट टाइम जो है ना एक आमदनी का जरिया था, शौक भी था, और इसके अंदर बहुत से जो है ना स्टूडेंट वो स्कूल से फरागत के बाद ये शौक भी रखते थे और आप अपनी आमदनी का जरिया बनाया हुआ था। मगर इस महंगाई ने, इस महंगी सीड ने जो है ना ये शौक और ये आमदन का जरिया छीन लिया। तो अब ये रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि जहाँ आम खुर्दनोश जो चीज़ें हैं इंसानों की, उनके ऊपर नोटिस गवर्नमेंट लेती है, तो उनसे गुजारिश है कि इनकी परिंदों की जो सीड है, खुराक है, फीड है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट नोटिस ले, ताकि हम जो है ना अपना शौक भी पूरा करें और जो थोड़ी बहुत हमें इससे आमदन होती है वो भी हमें मिलती रहे।
हाँ जी, बिल्कुल आपने फार्मर से जाना, उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है इनकी सीट पर बिल्कुल नोटिस ले और इनके जो रेट बढ़ रहे हैं उनको कम कर दे, और जो हमारा फार्मर ठीक का है, शौक है। बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। नून लीग के बाद तहरीक इंसाफ भी दड़ेबंदी का शिकार हो गई। मेयर मुल्तान के लिए पीटीआई के 10 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से मेयर मुल्तान के लिए जहां पर 9 उम्मीदवार और 9 धड़े सामने आए हैं, वहीं पर तहरीक इंसाफ एक कदम आगे, और तहरीक इंसाफ की जानिब से मेयर मुल्तान के लिए जो है तहरीक इंसाफ की टिकट पर इंतखाब लड़ने के लिए 10 उम्मीदवार सामने आ गए हैं, जिनमें सरफरिस्त इजाज हुसैन जंजुआ हैं जो कि चेयरमैन PHA भी हैं और साबिक जिला सदर तहरीक इंसाफ भी रह चुके हैं। मलिक अदनान डोगर हैं जो कि मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर के भाई भी हैं और साबिक सिटी सदर तहरीक इंसाफ भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ साबिक मेंबर सूबाई असम्बली और साबिक जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब मोइन रियाज कुरैशी भी मेयर मुल्तान बनने के उम्मीदवार हैं। और मोइन रियाज कुरैशी जो है वो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के भांजे भी हैं। और इसके साथ साथ चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार जो हैं वो भी मेयर मुल्तान का इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। राना अब्दुल जब्बार का शुमार जो है वो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के करीबी दोस्तों में किया जाता है। और इसके साथ साथ मलिक अहमद हुसैन डेढ़ के करीबी अजीज मलिक आसिफ डेढ़ जो हैं वो भी मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनकी जानिब से भी तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से दरख्वास्त की जा रही है कि वो टिकट जो है वो अहमद हुसैन डेढ़ को दिया जाए और अहमद हुसैन डेढ़ जो है वो आसिफ डेढ़ को मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़वाएं। इसके साथ साथ साबिक जिला सदर तहरीक इंसाफ और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ैच भी मेयर मुल्तान के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी जानिब से भी मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ चेयरमैन ओवरसीज कमीशन शुएब अकमल हाशमी भी मेयर मुल्तान की उम्मीदवारों की लिस्ट में अपने आप को देखते हैं और उनका कहना है कि वो भी मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इसके साथ साथ एक खातून उम्मीदवार डॉक्टर रुबीना अख्तर जो हैं वो भी मेयर मुल्तान की ख्वाहिशमंद है। डॉक्टर रुबीना अख्तर सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब खवातीन विंग भी रह चुकी हैं। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो मेयर मुल्तान की उम्मीदवार होंगी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं उनका कहना है कि मियां फैसल मुख्तियार जो कि साबिक जिला नाज़िम भी हैं, उनको भी तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशकश की जा रही है कि वो मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ें, मगर अभी तक जो है मियां फैसल मुख्तियार की जानिब से इसका कोई खास जो है उनको जवाब नहीं दिया गया। आला क़यादत उनसे भी राब्ते में है, मगर ये जो 10 उम्मीदवार हैं इनकी जानिब से जो है भरपूर अपने हवाले से कैंपेन भी की कैंपेन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शहर के अंदर बिलबोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ वो अपने लिए पार्टी के अंदर जो है वो कैंपेन भी कर रहे हैं। जी ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनूबी पंजाब में कोरोना की 5वीं लहर ने ढाया कहर। मुल्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। इसी पर मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडलाने लगा है और इस हवाले से जो मरीज हैं वो भी रिपोर्ट होने लगे हैं। महकमा सेहत बार बार शहरियों को ताकीद कर रहा है कि SOPs का लाजमी ख्याल करें, मास्क पहने हो, सब वैक्सीन लाजमी कराएं ताकि उनकी जो सेहत है वो सही रहे और वो कोविड से बच सकें। अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो इस वक्त मुल्तान में 3 मरीज सामने आए हैं और इस हवाले से कहा यह जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से कि मरीजों की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है और उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। जबकि उसके साथ साथ खानेवाल में भी एक मरीज रिपोर्ट हुआ है और उसकी हालत भी तसल्ली बख्श बताई जा रही है और महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक काफ़ी माइनर सिम्टम है और उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि मरीज जल्द रिकवर कर जाएगा। लेकिन उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें ओमिक्रॉन के जो सिम्टम थे वो मौजूद थे, जिसके बायस उसको अब होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब तक अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो सबसे पहला केस हमने भावलपुर में देखा, फिर मुल्तान में 3 केस और अब खानेवाल में 1 केस सामने आया है। तो इसलिए महकमा सेहत की जानिब से दोबारा से अलर्ट भी जारी किया गया था गुज़िश्ता रोज़ और ये कहा गया था कि तमाम तर अस्पतालों में, तमाम तर जितने भी DHQ हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर इस हवाले से इकदाम किए जाएँ और ये भी कहा गया है कि शहरी वैक्सीन लाजमी कराएं ताकि अगर खुदा न खास्ता वो किसी कोविड में, किसी कोरोना में मुब्तला भी होते हैं तो
وہ جو اس حوالے سے ان کے متاثر ہونے کی ریشو ہے وہ کم سے کم رہے. اور اس ٹھیک ہے حوالے سے بلال، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھ تو آپ کو بتائیں، رحیم یار خان میں کورونا کی جنگ کے ہر اول دستہ میں خطرہ. طبی عملے کے لیے کورونا حفاظتی سامان کی سپلائی بند ہو گئی. رحیم یار خان میں ڈی ایچ اے کو ایک ماہ سے حفاظتی سامان نہ ملا. حفاظتی سامان نہ ہونے سے طبی عملہ خود خطرے میں ہے. اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف رحیم یار خان عاصم صدیق سے. جی عاصم، بتائیے گا. رحیم یار خان میں جو ہراول دستہ ہے طبی کورونا کے حوالے سے، جو طبی عملہ ہے، جو کورونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے جو ویکسینیشن کا کام کرتے ہیں، وہاں پر کورونا کی روک تھام کے لیے، اس کے حفاظتی اقدامات کے لیے طبی عملہ اپنا ہراول دستہ کا کام کر رہا ہے. کورونا میں ان کی جو جان ہے ان کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کی حفاظت کا سامان ایک ماہ سے حکومت کی طرف سے نہیں بھیجا جا رہا. نہ ان کے پاس پی پی کٹ ہے، نہ ماسک اور نہ ہی سینیٹائزر ان کو بھیجے جا رہے ہیں. ایک ماہ سے ان کے پاس سامان کی قلت ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر اہتمام چلنے والے تمام جتنے بھی سینٹرز ہیں وہاں پر سامان ختم ہے. جو طبی عملہ ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت سامان کو لے کر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. حکومت کی طرف سے کورونا کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، خطرہ کا اعلانات تو کیے جا رہے ہیں، مگر جو ہراول دستہ کے طور پر کام کرنے والا طبی عملہ ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، اس کو یکسر طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے. ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور رحیم یار خان کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے پاس کوئی سامان ایسا موجود نہیں ہے جو حفاظتی طور پر ان کو دیا جا سکے، جس میں ان کی پی پی کٹ ہے، حفاظتی کٹ اور اس کے علاوہ ماسک اور سینیٹائزر ہے. ایک ماہ سے اس عملے کو کوئی سامان نہیں دیا جائے، نہ ہی ان کے پاس سامان موجود ہے. ٹھیک ہے عاصم، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اسپتال کا توسیع منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا. فنڈز کے باوجود کام میں تاخیر پر کمیشن ملتان کی کانٹریکٹر کی سرزنش. ملتان میں کانٹریکٹر کو بلیک لسٹ کرنے کی آخری وارننگ دے دی گئی. منصوبے پر 3 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی. منصوبہ گزشتہ 9 سال سے تاخیر کا شکار ہے. ملتان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بوسٹر ڈوز لگوائی جائے گی. محکمہ ایجوکیشن میں کام کرنے والے 30 سال سے زائد عمر کے ملازمین کو خوراک لگائی جائے گی. اسی پر مزید بات کریں گے الشفا آصف سے. جی الشفا، بتائے گا. جی بالکل، محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے ملازمین کو بوسٹر ڈوز لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ ڈوز ان ملازمین کو لگائی جائے گی جن کی عمر 30 سال سے زائد ہے اور جن کی ویکسینیشن ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں. جنوری کے آخر میں اسکولوں میں یہ کیمپ لگایا جائے گا جس میں 30 سال سے زائد عمر کے افراد بوسٹر ڈوز لگوائیں گے اور یہ ڈوز لگوانے کا فیصلہ ملازمین کا خود کا ہوگا. کوئی کمپلسری انسٹرکشنز جاری نہیں کی گئی. جو یہ ڈوز لگوانا چاہتا ہے وہ لگوائے گا اور جو نہیں. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں، کمیشن ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا کارڈیولوجی سینٹر ملتان کا دورہ. توسیع منصوبے پر بریفنگ کی. افسران نے اپریل تک توسیع منصوبے کو مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے. آپ کو بتائیں اس حوالے سے کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا کارڈیولوجی سینٹر ملتان کا دورہ. اسی پر مزید بات کریں گے محسن الملک سے. جی محسن، بتائے گا. جی ملتان کا کارڈیولوجی سینٹر پہلے سے ہی پورے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اب اس کو ایکس کیا جا رہا ہے اور ایکسٹینشن کا منصوبہ کافی عرصے سے التوا کا شکار تھا، جس کا آج کمشنر ملتان ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر ملتان نے دورہ کیا ہے، وزٹ کیا اور اس کی چیزوں کو دیکھا. سر، کب تک یہ آپریشنل ہوگا؟ اب لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے اور وی سی جو نسری یونیورسٹی وہ بھی ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے اس کو گیئر اپ کیا جا سکے. اور میں نے تو سجیشن دی ہے کہ یہاں پہ اس کی سیکنڈ شفٹ بھی شروع کی جائے تاکہ اس سیکنڈ شفٹ شروع کرنے کے حوالے سے ہم جو ہے اس کو ٹائم لائن جو ہے وہ جلدی اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہماری کوشش ہے جلد سے جلد اس منصوبے کو کمپلیٹ کر کے اس کو فنکشنل کیا جائے. لوگ 3 مہینے کا کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کا ٹارگٹ دیا ہے اس کو کمپلیشن کا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ود ان ٹائم لائن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے. ڈی سی صاحب بھی ہیں، تو ڈی سی صاحب کیا فائدہ ہوگا ایکسٹینشن سے؟ ایک تو ہے ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آلریڈی ہمارا جو ایگزسٹنگ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ اراؤنڈ 200+ بیڈڈ ہے. تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی کوئی اسی طرح 200 بیڈس ہمارے ایڈ ہو جائیں گے. ابھی اس کی جو ٹائم لائنز ہم وزٹ کر رہے ہیں وہ او پی ڈی کی ہے،
تو وہ انشاءاللہ اپریل کے اینڈ تک OPD ہماری فنکشنل ہو جائے گی. اس کے لیے چیزیں تیار ہیں, لٹل بٹ ڈیلے تھا تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ اپریل سے آگے نہ جائے. تو جب OPD چل پڑے گی تو وہ بھی ظاہر ہے اس پورے خطے کے لوگوں کو ایک فیسلٹی ملے گی. ٹھیک ہے جی, لوگوں کے لیے فائدہ ہونے والا ہے. جنوبی پنجاب کے لوگوں کو خصوصاً اپریل تک کا ٹائم دیا جا رہا ہے اور اس ٹائم فریم میں مکمل کرنے کے لیے. محسن, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھ تو آپ کو بتائیں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ملتان کا واسا اسکیم کا دورہ, مختلف بستیوں سے منسلک سیوریج اسکیم کا جائزہ لیا. منصوبے کی تکمیل سے آبادیوں کو سہولت ملے گی. واسا تمام اسکیمز پر کام کی رفتار بڑھائے گی, ایسا کہنا ہے DC ملتان کا. کمشنر DG خان ڈویژن لیاقت علی چٹھا کی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں اور کمشنر لیاقت علی چٹھا کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوہ سلیمان بھارتی کی تعمیر کے کام کا جائزہ لیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے علی موسیٰ رضا سے. جی علی, بتائیے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب کی ہدایت پر کوہ سلیمان کے لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھارتی میں THQ بھارتی ہاسپٹل کا کام جو ہے تیزی سے جاری ہے. آج محکمہ بلڈنگ, محکمہ ہیلتھ اور دیگر افسران نے کمشنر DG خان لیاقت علی چٹھا صاحب, پولیٹیکل اسسٹنٹ محمد اکرام ملک صاحب کو بریف کیا ہے ہاسپٹل کے کام کے حوالے سے. مزید کمشنر صاحب سے جانتے ہیں, یقیناً یہ بہت بڑا صحت کے حوالے سے پروجیکٹ ہے, کب تک یہ مکمل ہوگا اور یہ کب فنکشنل ہو جائے گا؟ بھارتی جو کوہ سلیمان میں اسے ایک بڑی سینٹرل پوزیشن حاصل ہے. تمام آبادی جو ہے, ایک تو یہ خود بڑی آبادی والا قصبہ ہے, دوسری تمام آبادی جو ہے مختلف روڈز اور نیٹ ورک کے ساتھ اس کے ساتھ لنک ہے. یہاں پہ پہلے RHC لیول جو 10 بیڈ کا ہاسپٹل تھا وہ بالکل انسفیشینٹ تھا. جتنا زیادہ یہاں پہ مریضوں کا فلو ہے, جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور کوئی دوسری آلٹرنیٹ فیسلٹی بھی نہیں تھی. یہاں سے تونسا یا DG خان جانے کے لیے گھنٹوں لگتے تھے. تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپروول سے اور ان کی اپنی, ان کا آبائی قصبہ ہے, ان کی کوشش سے, کاوش سے یہ ہاسپٹل جو ہے تحصیل لیول کے ہاسپٹل پہ 60 بیڈ کا ہاسپٹل بن گیا ہے, جس میں 6 میجر اسپیشلٹی بھی ہوں گی اور باقی تمام بھی اس میں جو بنیادی چیزیں ہوں گی. ڈاکٹروں کی رہائشیں بھی ہیں یہاں پہ اور تمام بنیادی سہولتیں یہاں پہ دی جا رہی ہیں. تو یہ اس علاقے کی, اس خطے کی اور کوہ سلیمان کے لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کار خیر ہے جس کی شدید ضرورت تھی. اور اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ یہاں پہ لوگوں کو دیا گیا ہے. بہت سارے بیچارے لوگ اب بھی یہاں پہ ایسے ہیں کہ جو کہیں موو نہیں کر سکتے, لیکن اب اس کے اندر قسم کے ذریعے سڑکوں کا نیٹ ورک بھی بنایا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے ہاسپٹل تک لوگوں کی اپروچ, ان کا آنا جانا یہ ہے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پہ اپنا خصوصی طور پہ فوکس کر رہا ہے تاکہ ان لوگوں کی جو محرومیاں ہیں اسپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے وہ دور کی جائیں. جی بالکل, اب صحت کی سہولیات قبائلی لوگوں کو ان کی دہلیز پر ملیں گی. کمشنر DG خان نے محکمہ بلڈنگ اور محکمہ ہیلتھ کے افسران کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کو بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شوہر کے مرنے کے بعد 4 بچوں کی ماں کو سسرالیوں نے گھر سے بے دخل کر کے جائیداد پر قبضہ کر لیا. اسی پر مزید بات کریں گے ماہر عمران سے. جی ماہر, بتائیے گا. جی بالکل, آج ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ایک بیوہ خاتون کی درخواست پر جو ہے سماعت ہوئی. اس میں یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ خاتون موجود ہے جس کے شوہر جو ہے اس کی وفات کے بعد اس کے دیور اور دیگر سسرالی رشتہ داروں نے مل کر اس سے گھر سے نکال دیا. گھر کا تمام سامان پر جو قبضہ کر لیا. 4 بچوں کے ساتھ اب وہ در بدر کے دھکے کھانے پہ مجبور ہے. شوج آباد کے رہائشی بینش ہمارے ساتھ ہے, اس سے جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے, کیوں پریشان ہو آپ اور کیا. دیکھیں 13 فروری کو لیور کینسر کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے. کچھ دنوں بعد ہی میرے سسرال والوں نے مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے نکال دیا ہے. ہر چیز ان کے قبضے میں ہے. تب سے 1 سال سے میں عدالتوں کے تھانوں کے چکر لگا رہی ہوں. IG سے لے کر RPO, CPO, DSP, SHO سب کے پاس میں جا چکی ہوں. ایون کے پورٹل پہ بھی میری درخواست ہے. آپ ان کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے, اصل ان کا ایشو کیا تھا, عدالت سے کیا احکامات جاری ہوئے؟ دیکھیں جی, یہ ایک بینش کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی جو پراپرٹی تھی اس کے دیوروں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. اس قبضے کے بعد یہ اس نے پولیس کو اپلیکیشن دی لیکن اس کی FIR نہیں درج ہو رہی تھی. پھر اس نے کورٹ کا سہارا لیا. ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کی جو جسٹس وحید احمد خان کے پاس لگی تھی. جسٹس وحید احمد خان نے اس پہ ڈائریکشن دی تھی DSP شوج آباد کو کہ یہ خاتون آ رہی ہے اور اس کی سماعت کریں اور اس کے چیزیں اس کو واپس دلوائیں. لیکن اس کے باوجود بھی DSP نے ہائی کورٹ کے آرڈروں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آج تک اس کو کچھ چیز نہیں ملی, جس پر آج ہم نے
कंटेम्प्ट मूव की। कंटेम्प्ट में जस्टिस वहीद खान ने डीएसपी शुजाबाद को 27-1 के लिए तलब कर लिया है। 27-1 के लिए तलब किया है। तौहीन अदालत की बाकायदा दरख्वास्त थी। बिनिश की तरह जो सैकड़ों खवातीन हैं वो अपने हकूक़ के लिए जो है दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हैं और आखिरकार अदालत आलिया का रुख किया है और अब इनका कहना है कि उन्हें अदालत आलिया से ही इंसाफ की उम्मीद है। ठीक है माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मैपको अफसरान की मौजे खत्म, हेडक्वार्टर हाजिरी के बहाने गायब होने पर पाबंदी, हेडक्वार्टर के बुलाने पर ही अफसरान आएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब बताइएगा। मैपको ऑफिसरान की मौजें ख़त्म हो चुकी हैं। वो तमाम लोग जो कि मैपको हेडक्वार्टर के नज़दीक उनकी ड्यूटियां थी, जैसे ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, खानेवाल, भावलपुर, लोधरा और ये जो तमाम अजला थे जहाँ पर जितने भी एसडीओज, एक्सियन और एससीज तैनात थे, उनके मौजें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये तमाम लोग ख़ास तौर पर सोमवार और जुमे के रोज़ अपनी रिपोर्ट में लिखते थे कि हेड ऑफिस जा रहे हैं और मैपको हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की बजाय अपने घर चले जाते थे। चीफ ने नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए बाकायदा पाबंदी लगा दी है कि कोई भी आला ऑफिसर उस वक्त तक मैपको हेडक्वार्टर नहीं आ सकता जब तक मैपको की तरफ से उनको बाकायदा कॉल नहीं की जाती, हेडक्वार्टर की जानिब से उनको बाकायदा कॉल नहीं जाती। उस वक्त तक वो तमाम लोग अपनी फील्ड में रहेंगे और वहीं पर ही रिपोर्ट करेंगे और ख़ास तौर पर सोमवार और जुमे के रोज़ तो किसी सूरत पर भी ये तमाम ऑफिसरान को वहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। अगर ये लोग ये जो SOPs है इसकी वायलेशन करते हैं तो उन तमाम के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। मैपको ज़रा का ये कहना है कि ऑफिसरान की जानिब से 4-4 छुट्टियाँ करने के ऊपर मैपको का जो अपना ऑपरेशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम हो रहा था, जिसकी वजह से ये पाबंदी लगानी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ जो दूर दराज के सर्कल्स है वहाँ पर रिकवरीज भी बेहतर होती थी, लाइन लॉसेस में भी कमी आती थी और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी बड़ी देखने को मिलती थी। कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया तैयब साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर लियाज फरजिया ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात जारी किए। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। लियाज फरजिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल ने आज राजी रिकॉर्ड सेंटर का विजिट के दौरान जहां पर जो आए हुए सैलीन थे उनसे मालूमात हासिल करने के साथ साथ जहां पर इंचार्ज लैंड रिकॉर्ड सेंटर ने भी उनको तफसीली ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर सबसे बात करते हैं। सर, कैसा विजिट है और इस वजह से सैलीन की सहूलियात के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर आज आए हैं, बिल्कुल अनप्लान्ड हमने इसको विजिट किया जी। हम यहाँ पे एक और फैसिलिटी का इफ्तिताह करने आए थे और अचानक फिर हम इधर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि हमने यहाँ पे लोगों से बिल्कुल अचानक आकर पूछा है, तमाम लोगों से, कोई इस वक्त तक किसी एक बंदे ने भी ये शिकायत नहीं की कि यहाँ पर कोई करप्शन की जा रही है या यहाँ पर किसी ने नाजायज़ वसूली की है। दूसरा, अफरादात के लिए और इंतकालात के लिए लोग मौजूद हैं, टोकन उनको नंबरवार उनके तरतीब से दिए जा रहे हैं और थोड़ी सी सफाई बेहतर करने की ज़रूरत है, वो मैंने इनको हिदायत कर दी है और लोगों के बैठने के लिए कुछ बेहतर निज़ाम की ज़रूरत है, वो भी इनको हिदायत की है। बाकी चीज़ें जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बनाया जा रहा है कि दही मरकज़ माल बनाए जा रहे हैं पटवार सर्कल लेवल तक, जहाँ पर ये डिजिटल तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को ये सहूलत फराहम की जाएगी, तो ये जो हमारे मेन सेंटर्स हैं यहाँ पर रश भी उससे कम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह चीज़ें इस हवाले से बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बेहतरी की तरफ जा रही है। इशफाक साहब, आप कैसे देखते हैं सर? जी बिल्कुल, आज की इस विज़िट का जो डिप्टी कमिश्नर साहब का एक दूसरा मकसद था वो ये था कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जनाब वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब के डिफरेंट रेवेन्यू इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें CNICs की एंट्री है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमने उसकी परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करना था। इसलिए डी साहब मुझे भी साथ लेके आए कि हम मिल के देखें कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उन पे कितना काम हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है और उसमें क्या हर्डल्स हैं, क्या रुकावटें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमने तफसीली बहस की है। अफसरान जो है मुतमईन दिखाई देते हैं, सबका यही बताना है, डिप्टी कमिश्नर साहब का जो सैलीन है वो उनके तमाम तरह मसाइल हल किए जा रहे हैं और इस वजह से लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, PHA शहर ओलिया की सड़कों की खूबसूरती के लिए मुतहरिक हो गया। मुल्तान की शाहराहों पर पहली बार फैंसी दरख्त लगा दिए गए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। शहर ओलिया मुल्तान की शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानब से एक अहम कदम उठाया गया कि मुल्तान शहर की शाहराहों पर पहली बार जो फैंसी दरख्त हैं वो लगाए जा रहे हैं। फैंसी दरख्त की खास बात यह है कि मुख्तलिफ शेप्स के हैं, तो दौलत गेट चौक पर यहाँ पर इसका आगाज़ कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो सर्दी मौसम
سرما کی جو شجرکاری مہم ہے وہ پام کے جو درخت ہیں وہ لگائے گئے. تو مجھے بات کریں گے میرے ساتھ ہارٹیکلچر سے موجود ہیں افسر, ان سے پوچھتے ہیں جناب کیا کہنا چاہیں گے, ابھی کون سے یہ فینسی درخت لگائے گئے ہیں اور موسم سرما کی شجرکاری میں کون سے درخت لگا رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے ملتان میں مختلف چوکس اور گرین بیلٹس کو جو ہے ان کی تعزین و آرائش کا کام جاری ہے. کچھ ٹوپیریز ہم نے اس وقت دولت گیٹ چوک اور اس کے اطراف میں گرین بیلٹ میٹرو کی گرین بیلٹ کے ساتھ ساتھ لگائی ہیں, اور کچھ ہم نے فونیکس پام اور تھریڈ پام کے پودے بھی جو ہیں بڑے سائز کے 10 سے 12 فٹ کے وہ بھی یہاں پہ لگانا شروع کیے ہیں, اور انشاءاللہ یہ دولت گیٹ سے شروع ہو رہے ہیں اور ہم خیام سینما تک اس کو بیوٹیفائی کریں گے اس روڈ کو. شہر میں جو خوبصورت جو درخت ہیں وہ لگائے جائیں گے, فینسی درخت لگائے جائیں گے, جس کا آغاز جو ہے دولت گیٹ چوک سے ہو چکا ہے. یہاں پر آج پی ایچ اے کی جانب سے سردی کے خوبصورت درخت لگائے جائیں گے. بہت شکریہ علی ریاض تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں رحیم میر خان میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر اہتمام ڈینگی سے بچاؤ اور علاج کے بارے میں سیمینار ہوا. اسی پر مزید بات کریں گے عاصم صدیق سے. جی عاصم بتائیے گا. کو روکنے اور احتیاطی تدابیر اپنانے اور اس کے علاج کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں طبی سہولت فراہم کرنے والوں کو تربیت کی گئی. ڈی ایچ او ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ڈینگی جو ایک ہے اس کے روک تھام کے حوالے سے یہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, تو اس تربیتی ورکشاپ میں کیا سکھایا جا رہا ہے, کس طرح سے ڈینگی کی روک تھام کو مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹریکل ڈاؤن ٹریننگ ہے جو کہ ہمارے پرائمری سیکنڈری نے ڈیزائن کی تھی. یہ پہلے ڈائریکٹر آفس لاہور بہاولپور میں ہوئی, اس کے بعد اب ہم ڈسٹرکٹ لیول پر کر رہے ہیں. اس میں سی ڈی سی آئی برانچ اور ہمارے ایل ایچ ایس ایس اور پھر اس کو نیچے اور ہیلتھ ورکرز کو دیں گے, تاکہ یہ لوگ اس میں جو اینافلیز ماسکیٹو اور جو ہے ایجپٹی اس کی جو ہے ڈفرینشیٹ کریں اور اپنے ٹمپریچر کے حساب سے دیکھ سکیں کہ ہم نے کس طرح انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو وہ ہے ایجپٹیز جو ہے ڈفرینشیٹ کر لیں دوسرے اس سے جو مچھر کا. بالکل, مچھر جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈینگی کا مچھر اور دوسرا مچھر کس طرح سے فرق ہے. اس کے علاوہ جو بخارات کے علامات ہیں اور ڈینگی کے علامات ہیں ان کے حوالے سے بھی جو طبی مراکز جو طبی سہولت دینے والے عملہ ہیں ان کو تربیت دی جا رہی ہے, تاکہ ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے اس کی شناخت کے حوالے سے بہتر طور پر کام کیا جا سکے. ٹھیک ہے عاصم, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھ جاؤ آپ کو بتائیں تونسا شریف میں خواتین کو جدید جم کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے رضا ملک سے. جی رضا بتائیے گا. بالکل, کبھی دور افتادہ اور پسماندہ علاقے تونسا شریف میں یہ تصور ملا کہ خواتین کو بھی ایکسرسائز کے لیے جدید ترین جم کی جو ہے وہ سہولت دستیاب ہو سکے گی. ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیملی پارک جس میں بچے اور خواتین اپنی مرضی کا جو ہے وہ وقت گزار سکیں گے بنا دیا گیا ہے. یہاں تونسا شریف میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار جعفر بزار. سردار صاحب, پارک جو ہے مکمل ہو چکا ہے, یہاں آنے والی خواتین کی تعداد روزانہ 500 سے زائد ہے. تو اس ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی فیسیلیٹیز ہیں, اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تمام مشینری اور جو متعلقہ جو جم کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہیں. انشاءاللہ مزید اس سے بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ ہوگا. یہ سردار عثمان خان کا ویژن ہے کہ دور افتادہ اور محروم علاقے جو ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں, اور صحت کے مسائل اور ٹینشن کے مسائل یہاں کے بچیاں اور خواتین یہاں کے اپنی جم کر سکیں اور تازہ دم ہو کر پھر گھر لوٹ جائیں. جی بالکل, جو جم کے ساتھ جو پارک ہے اس میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے گئے ہیں اور بچے یہاں اور خواتین اپنا وقت گزار سکتے ہیں. رضا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.